देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। 14 महीने पहले बांद्रा के बैंड स्टैंड से लापता युवती सदीक्षा साने के मामले में बड़ा दावा सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच का यह दावा है कि आरोपी मिट्ठू सिंह ने उसी रात सदीक्षा की हत्या कर शव को समंदर में फेंक दिया था। पुलिस ने इस केस में आरोपी मिट्ठू सिंह और उसके साथी मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सदीक्षा के पिता ने पुलिस के इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। बांद्रा बैंड स्टैंड के समंदर में 14 महीने पहले लापता युवती के शव की तलाश कर रहे नौसेना के गोताखोर घंटों की तलाश के बाद खाली हाथ लौट गए। पालघर के बोईसर की रहने वाली MBBS की छात्रा सदीक्षा साने 29 नवंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वहां न जाकर बांद्रा के बैंड स्टैंड पहुंच गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस की जांच में पता चला कि बैंड स्टैंड पर सदीक्षा आखिरी बार वहां स्टॉल चलाने वाले और लाइफ गार्ड मिट्ठू सिंह के साथ देखी गई थी। दोनों का साथ में एक सेल्फी भी मिला, लेकिन सदीक्षा के लापता होने की गुत्थी उलझी रही, क्योंकि आसपास के किसी भी CCTV में वहां से जाते हुए सदीक्षा की तस्वीर कैद नहीं हुई थी। कई बार मिट्ठू सिंह से पूछताछ हुई, उसके साथी से पूछताछ हुई, यहाँ तक कि मिट्ठू सिंह का नार्को भी कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी कुछ भी था नहीं लग रही थी। इस बीच सदीक्षा के पिता मनीष साने लगातार अलग अलग पुलिस अधिकारियों के पास, अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि हर जगह पर उन्होंने तलाश की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। अब 14 महीने बाद अचानक से बांद्रा क्राइम ब्रांच ने मिट्ठू सिंह और उसके साथी मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार कर दावा किया है कि मिट्ठू ने सदीक्षा की हत्या की बात कबूल करते हुए शव को बैंड स्टैंड पर ही समंदर में फेंकने की बात कही है। उसके बाद ही पुलिस ने समंदर में तलाश शुरू की है, लेकिन अपनी बेटी की तलाश में जमीन आसमान एक कर चुके सदीक्षा के पिता मनीष माने ने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अभी ये पुलिस, मेरे को लगता है ये केस किधर भी क्लोज करने के लिए पुलिस वाले ये मिट्ठू सिंह को ही बोला होगा, तुम ऐसा स्टेटमेंट दो, बाद में तुम कोर्ट में बोल सकता है क्या कि पुलिस के हथकंडे सब अपने को मालूम है, अपने सब कुछ पढ़ा भी है, अपने को मालूम भी है, क्या तुम बाद में बोल देना कोर्ट में कि पुलिस ने मेरे को ज्यादा टॉर्चर किया, इसके लिए मैंने बोला, आराम से छूट जाएगा तुम। वो पुलिस स्टेशन ने जो बोला है कन्फेशन का, वो झूठ है। पुलिस स्टेशन ने उसको दबाव डालकर, टॉर्चर कर अट्रॉसिटीज कर उनको कन्फेस करने लगा रहे हैं। अभी तक मिट्ठू सिंह ने कुछ कन्फेस नहीं किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सदीक्षा का शव बरामद करना, जिसके बिना हत्या की बात को साबित कर पाना मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 15 दिनों के अंदर शवगृह में रखे 2 शवों की आंखें गायब हो गईं। सूत्रों के मुताबिक आंखों को चूहों के कुतरने का शक यहां पर जताया जा रहा है। पहला मामला 4 जनवरी का है और जबकि दूसरा मामला 19 जनवरी का है। मामला सामने आने के बाद CHMO ने सिविल सर्जन समेत 4 अधिकारियों को इस मामले में नोटिस भेजा है और 48 घंटों में उनसे जवाब भी मांगा है। परसों कोई जैसी नगर पुलिस लाई थी एक डेड बॉडी, तो डॉक्टर ने मर्चरी में रखवा दिया था, पर कल सुबह पता चला उसकी आंख में घाव सा है कुछ, और आंख पूरी से नहीं दिख रही सूजन वगैरह की वजह से। RMO को बोला है, तो वो सब उस TV में और कर्मचारियों से पूछ के, पुलिस से रखने वालों से पूछ के पता करके आजकल में रिपोर्ट दे देंगे, वो पता चलेगा फिर। वो अज्ञात व्यक्ति था, कोई जैसी नगर थाने से पुलिस लाई थी, रख दिया था उसको डेड बॉडी को, मृत अवस्था में लाया गया था। चूहे हुए कुछ संभावना ऐसी है, रिपोर्ट तो वो जब देंगे फाइनल तो पता चलेगा। इसमें एक आँख में चूहे के द्वारा कुतरना बताते हैं, परंतु चूँकि फ्रीजर चालू अवस्था में भी, फ्रीजर बंद भी हैं, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं उसके अंदर। CCTV कैमरे देख के बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, कैमरे देख के ही जानकारी। सर कब से बॉडी पड़ी थी, क्या समस्या? तो तुम्हारा मरीज 17 तारीख की रात्रि में शवगृह में रखवाया गया था और उसकी सूचना तत्काल पुलिस को भी, चौकी को भी भेजी गई थी। 17 तारीख को की रात्रि से बॉडी रखी गई थी और आज 19 तारीख को हमें सूचना मिली। सर किस तरह से, मतलब बॉडी के पार्ट्स गायब है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया तो संभावना चूहे की बता रहे हैं लोग, लेकिन चूँकि कैमरे लगे हैं उसके अंदर, चूहे के कैमरे से देख के ही, उसका रिकॉर्डिंग देख के ही पता चल सकता है कि क्या घटना हुई है।
और अब जोशीमठ की बात करते हैं, जहां पर अपने घरों में दरारों के आने से पहले ही लोग बेघर हैं। दूसरे शिविर जो है वहां पर रहने की उनकी व्यवस्था की गई है, परेशान चल रहे हैं। और इस बीच में अब जब जो मौसम है वो और कहर बन के टूट रहा है, कुछ और नए घरों में भी दरार का मामला सामने आया है। और ये जो हालिया बर्फबारी हुई है, इससे कई बिजली के खंभे जोशीमठ में तिरछे हो गए हैं। कुछ घरों में दरारों की शिकायतें लगातार लोग अब कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। जोशीमठ के जो भी मौजूदा हालात हैं उस पर एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जोशीमठ में हालिया बर्फबारी के बाद लोग डरे हुए हैं। हालांकि शनिवार को जोशीमठ में धूप खिली रही, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग बर्फबारी की भविष्यवाणी कर रहा है। उधर जोशीमठ के कुछ और घरों में दरार के आने की शिकायतें आई हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभों के तिरछे होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जोशीमठ के जिलाधिकारी कहते हैं ये शिकायतें 2-3 घरों में ही है, बाकी हालात सामान्य हैं। 2-3 जगहों पर कहीं पर क्रैक्स की बढ़ने की हमें सूचना मिली है, बट अन्यथा कि अन्य क्षेत्रों में जोशीमठ में स्थिति सामान्य रही। जनरली स्नोफॉल के बाद अगर कोई लाइट जाने की या बिजली जाने की अगर समस्या संज्ञान में आ रही है तो इमीडिएटली हमारी टीम, जो विद्युत विभाग की टीम है, उसमें एक्शन ले रही है। जोशीमठ में अब तक 270 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इस इलाके में पक्के मकान की जगह फैब्रिकेटेड मकान बनाए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 849 इमारतों में दरारें आई हैं। 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 2 अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए हैं। जोशीमठ में 2190 लोगों की क्षमता वाले कुल 615 कमरों का और पीपली कोट में 2205 लोगों की क्षमता वाले 491 कमरों का। जोशीमठ में 270 परिवारों को अभी तक अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी अन्य इलाके, एक इलाके को छोड़ दिया जाए तो अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। सामान्य तौर पर वहाँ पर काम चल रहा है, बाजार खुले हुए हैं। भारत सरकार के और अन्य यहाँ के संस्थान वहाँ पर जांच कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि आखिर आगे आपदा के क्या कारण रहे हैं, क्या है, उस पर उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हल्द्वानी से हर्ष रावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में है भारत जोड़ो यात्रा और आज सुबह कठुआ के हीरानगर से यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियातन सलाहें दी गई हैं और राहुल गांधी से कुछ जगहों पर कार से यात्रा करने को कहा गया है। ये कहा गया है कि वो पैदल न चलकर कुछ रास्ता जो है वो कार से कवर करें। वहीं इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। बीते 4 महीनों से जारी इस यात्रा में करीब 3100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में परसों प्रवेश कर गई थी। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौटा हूं। जिस धरती से मेरा परिवार आया था, मैं वहां पैदल चलकर लौट रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ हर कोई आहत है और हर कोई पीड़ित है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ सहा है और मैं यहाँ आपके दुखों को साझा करने आया हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये अंतिम चरण है। 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी यात्रा और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को भी आने का न्योता दिया है। और भारतीय नौसेना की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत और फ्रांस की नौसेना ने देश के पश्चिमी तट पर साझा अभ्यास किया। वरुणा नाम से चला 5 दिनों का अभ्यास पूरा हो गया है। दोनों देशों का यह अभ्यास अहम सामरिक संदेश भी दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स द गॉल पर लहराता भारतीय तिरंगा, इसे देश के पश्चिमी तट पर तैनात किया गया है। भारत फ्रांस सहयोग के लिए ये एक अहम क्षण है, वो भी उस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। भारत और फ्रांस की नेवी ने पश्चिमी समंदर तट पर
5 दिनों तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण को पूरा किया है। इस अभ्यास की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी यूक्रेन में युद्ध है और ताइवान में भी हालत ठीक नहीं है। हमने सफलतापूर्वक नौसैनिक अभ्यास को पूरा किया। ये भारत फ्रांस सहयोग के 25 साल पूरे होने पर हुआ है। चार्ल्स डी गॉल और आईएनएस विक्रांत काफी समान हैं। विशाल चार्ल्स डी गॉल आईएनएस विक्रांत की तरह बेहतरीन है। ये अमेरिका से बाहर बना पहला परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें मॉडर्न लॉन्च सिस्टम है जो फाइटर जेट को 3 सेकंड के अंदर तक टेक ऑफ की सुविधा देता है। चार्ल्स डी गॉल 250 मीटर लंबा है, 42,500 टन वजनी है और इस पर 800 कमांडो तैनात हो सकते हैं और साथ ही 500 टन गोला बारूद भी ले जाया जा सकता है। चार्ल्स डी गॉल के डेक पर 20 मरीन रफेल हैं। चीन के लगातार इस क्षेत्र में दिलचस्पी और पश्चिमी हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति है। दोनों देशों का यह अभ्यास अहम सामरिक संदेश है। हिंद महासागर में हमारा अभ्यास और हमारी साझेदारी उन देशों को स्पष्ट संदेश दे रही है जो सोचते होंगे कि हम एकजुट नहीं हैं। क्राइसिस के बाद भी जो ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं, तो उस संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है। और इंडिया और फ्रांस ने हर बार इस एक्सरसाइज के थ्रू भी और अपनी बायलैटरल टॉक्स के थ्रू भी इस चीज़ पर एम्फसाइज़ किया है, इस चीज़ पर जोर डाला है कि नेवल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें। गोवा से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।